अस्सलाम वालेकुम। अपने लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर हम इस एक्ट का थर्ड वीडियो देखेंगे। तो जैसे आपको पता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है वो आज तक कवर किया है। तो आज हम जो है चैप्टर 3 टू चैप्टर 6 को कवर करेंगे और इंशाल्लाह इसी के साथ हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 जो है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ना ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ना ही हमारी डे टू डे वर्किंग की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चैप्टर 3 डील करता है कि किस तरीके से सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन बनाई जाती है और चैप्टर 4 डील करता है किस तरीके से स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन बनाई जाती है। और इन दो चैप्टर्स में ये भी लिखा गया है कि किस तरीके से ये दोनों कमीशन जो है फंक्शन करती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन का काम क्या होता है। उनका काम ये है कि अगर एक कंप्लेनेंट जो है या एक बंदा जो है जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो एक पब्लिक अथॉरिटी यानी कि डिपार्टमेंट के पास जाता है अपनी एप्लीकेशन लेकर के, और वहां उसे जो रिप्लाई दिया जाता है वो उससे सेटिस्फाई नहीं होता या उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है। यानी कि नक्सल हम कहेंगे कि एक जो एप्लीकेंट होता है वो पब्लिक बॉडी से या डिपार्टमेंट से या ऑर्गेनाइजेशन से जहां से वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है एग्रीड हो जाता है, तो वो किसके पास जाके अपनी इल्तिजा करेगा, वो जाता है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन एज द केस में भी। ठीक है, ये एक तरीके का कोर्ट होता है इन्फॉर्मेशन कमीशन जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे बाज़ाबिता जिस तरीके से हम कहेंगे कि जज बैठे होते हैं, लेकिन किसके जज बैठे होते हैं, वो होते हैं आरटीआई के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इन दोनों को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना ही याद रखना है कि अगर कोई बंदा एग्री हो जाता है डिपार्टमेंट से या पब्लिक अथॉरिटी से, वहां से उसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है या वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं होता है, तो उसे क्या करना होता है, उसे फिर लास्ट पे अपनी इल्तिजा लेकर के अपनी जो एप्लीकेशन है वो लेकर के कहाँ वो जा सकता है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन एज द केस में भी। ये कमीशन एक तरीके की कोर्ट्स की तरह होती है, यानी कि कोर्ट जैसे होते हैं वैसे ये भी होते हैं, लेकिन ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर आते हैं और वहां पे बाज़ाब्ता जज जैसे बैठे होते हैं और वो जो है फिर दोनों पार्टीज को यानी इस एप्लीकेंट को भी बुलाते हैं और डिपार्टमेंट को भी बुलाते हैं और आमने सामने जो है सारी बातचीत हो जाती है कि क्या इन्फॉर्मेशन मांगी गई, क्यों नहीं दी गई या किस तरीके से डिनाई की गई। ठीक है, तो चैप्टर 5 जो है उसमें आता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन कमीशन, अपील एंड पेनल्टीज। यानी इन्फॉर्मेशन कमीशन की क्या क्या पावर्स है, अपील किस तरह की जाती है और पेनल्टीज क्या क्या लग सकती है अगर एक पब्लिक अथॉरिटी एक डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ठीक है, तो चलिए हम पहले चैप्टर 5 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं। ठीक है, चैप्टर 5 जो है ये कहता है कि कोई भी बंदा जो एग्री होता है पब्लिक अथॉरिटी से या डिपार्टमेंट से, वो जा सकता है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास, और वो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन एज द केस में भी उसे जो है उस बंदे से, उस एग्रीवेड बंदे से रिसीव करनी है एप्लीकेशन या कंप्लेंट जिसे हम कहेंगे। ठीक है, और कब वो बंदा जा सकता है, यानी कि कब एक सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन कब एक्सेप्ट कर सकती है कंप्लेंट या एप्लीकेशन एक बंदे की, जब उस बंदे की जो कि इन्फॉर्मेशन चाहता है उसकी एप्लीकेशन को डिपार्टमेंट ने या जो भी पब्लिक अथॉरिटी हो उन्होंने एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज किया हो, या उसे जो है इन्फॉर्मेशन उस तरीके से नहीं मिली हो जिस तरीके से उसने मांगी थी। ठीक है, या अगर उसने कहा था कि मुझे जी एक्सेस चाहिए इन्फॉर्मेशन पे, यानी कि मैं खुद जी चेक करूंगा डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स वगैरह, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में कहा कि वो भी एक तरीका है हम इन्फॉर्मेशन हासिल करने के। तो अगर एक बंदा जो है कंप्लेनेंट जो है वो चाहता है कि वो एक्सेस करे खुद इन्फॉर्मेशन और एक डिपार्टमेंट उसे वो सब करने नहीं दे रहा है, तो उस टाइम पे भी वो इन्फॉर्मेशन कमीशन में जा सकता है। अगर उसकी एप्लीकेशन को कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला हो, यानी कि उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया गया हो विद इन प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट, तो तब भी वो जा सकता है। अगर उससे मांगा गया हो एक्स्ट्रा फी विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी जस्टिफाइड रीजन, तो तब भी वो जा सकता है। अगर एक बंदे को लगे कि उसको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इनकम्प्लीट है, मिसलीडिंग है या फॉल्स है, तब भी वो जा सकता है और उस टाइम पे भी इन्फॉर्मेशन कमीशन को उसकी कंप्लेंट जो है वो दर्ज करनी पड़ेगी। या कोई भी मैटर हो रिलेटिंग टू क्वेश्चनिंग या ऑब्टेनिंग एक्सेस टू रिकॉर्ड्स अंडर दिस एक्ट, उस टाइम पे भी बंदा जो है वो जा सकता है इन्फॉर्मेशन कमीशन कंसर्न के पास और इस इन्फॉर्मेशन कमीशन को उस बंदे से हर हाल में एप्लीकेशन रिसीव करनी ही करनी है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन आ जाते हैं कि इन्फॉर्मेशन कमीशन को कब एक बंदा जा सकता है, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कब इन्फॉर्मेशन कमीशन कंसर्न जो है कब वो एप्लीकेशन रिसीव कर सकती है एक कंप्लेनेंट से। तो आपको उस टाइम पे ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं कि कब कब वो कर सकती है, या अगर आपको ऐसे आएगा क्वेश्चन कि कब वो जा सकता है तो तब भी आपको यही जो है 6 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है, अगर वो सेटिस्फाई होती है कि रीजनेबल ग्राउंड्स है इस मैटर में, किस मैटर में, जो कि एक कंप्लेनेंट लेके गया है उनके पास, इस मैटर में इंक्वायर करने के जो है रीजनेबल ग्राउंड्स है, तब भी जो है इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है आराम से एक इंक्वायरी जो है इनिशिएट कर सकती है। ठीक, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है वो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इस तरीके से मैटर को एनक्वायर करती है जैसे कि एक सिविल कोर्ट में जज करते हैं, क्योंकि उनके पास सेम तरीके के पावर्स होते हैं जैसे कि जज के पास होते हैं सिविल कोर्ट के, और उन्हें जो है ये पावर्स कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंडर जो है वो जिस तरीके से एक जज को मिलते हैं उसी तरीके से उन्हें भी मिलते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि कमीशन क्या होती है, उसमें मैंने आपको ये बताया कि जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन होती है एज द केस में भी, वहां पे जो है वो इस तरीके से एनक्वायर करती है जिस तरीके से कोर्ट में जज एनक्वायर करता है, और उनके पास वैसे पावर्स वेस्टेड होते हैं जैसे एक सिविल कोर्ट के पास होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अपील। अपील का मतलब क्या है?
ऐसे मैं आपको बता देती हूँ, अगर एक बंदा जो है उसने एक डिपार्टमेंट को एक एप्लीकेशन मूव की, उसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम उसे वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, या जो इन्फॉर्मेशन उसे दी गई वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थी उसके लिए, या उसको लगा मिसलीडिंग है, या उसको लगा कम है और होनी चाहिए थी, तो वो क्या करता है, वो एक अपील करता है। ठीक है, सपोज अगर उसने ऑफिसर ए के पास, जो कि पीआईओ था यानी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर था उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस डिपार्टमेंट का, उसके पास अपनी पहली एप्लीकेशन मूव की थी, तो अपील के टाइम वो अपनी एप्लीकेशन उस ऑफिसर ए से जो हायर रैंक में ऑफिसर होगा, ऑफिसर बी, उसके पास मूव करेगा, और उस ऑफिसर बी को हम कहते हैं फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी। ठीक है, यानी पहली ऐसी अथॉरिटी जिसके पास अपील की जाए। तो वो कंप्लेनेंट क्या करता है, वो एक अपील लेके जाता है उस ऑफिसर बी यानी कि नेक्स्ट हायर अथॉरिटी के पास, उस डिपार्टमेंट की, और उसे कहता है कि मैंने जी आपकी पीआईओ से ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगी थी और जो मुझे रिप्लाई मिला है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, या मुझे रिप्लाई ही नहीं मिला, या उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया, एज द केस में भी जैसे भी हो, तो वो अपनी एप्लीकेशन लेके जो है वो नेक्स्ट सीनियर अथॉरिटी के पास जाता है उस डिपार्टमेंट की, और इस चीज को हम कहते हैं अपील। ठीक है, जैसे हमें पता है कि जब एक एप्लीकेशन मूव की जाती है पीआईओ यानी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास, तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास कितना कितना टाइम होता है, मैंने पहले आपको बताया 30 डेज होते हैं उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के, या अगर लाइफ एंड लिबर्टी का मसला हो तो 48 आवर्स होते हैं। तो विद इन 30 डेज या 48 आवर्स जो है उसे एप्लीकेंट को जो है इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर विद इन दिस प्रेस्क्राइब्ड टाइम इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई उसे और एप्लीकेंट एग्री हो गया, तो वो जा सकता है, अपील फाइल कर सकता है। ठीक है, तो ये अपील क्या है, अपील कब वो फाइल कर सकता है, जब उसको जो रिप्लाई दिया गया कि हाँ जी ये आपका रिप्लाई है, या उसको डिनाई किया गया, जब उसको वो रिप्लाई मिला पीआईओ से, तो विद इन 30 डेज वो अपनी अपील जो है वो नेक्स्ट हायर ऑफिसर यानी फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी के पास दर्ज कर सकता है। यानी कि जब उसको रिप्लाई मिला पहली अपनी एप्लीकेशन का जो उसने डाली थी, उस डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिसीजन या डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई से लेकर के विद इन 30 डेज वो अपनी अपील मूव कर सकता है। ठीक है, तो अब जो ये अपील उसने डाली है, ठीक है, तो उस अपील को डिस्पोज करने के लिए, उस अपील को जो है रिप्लाई देने के लिए उस फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी के पास भी 30 डेज ही होते हैं, यानी विद इन 30 डेज जो है उसे उस अपील का जवाब देना पड़ेगा उस कंसर्न एप्लीकेंट को। तो पहले मैं आपको फिर से यहाँ पे ऐसे बताती हूँ, 30 डेज है टाइम पीआईओ के पास रिप्लाई देने के लिए। फिर उसके बाद जब उसने रिप्लाई दिया तो उस डेट से जब रिसीव किया रिप्लाई एप्लीकेंट ने, विद इन 30 डेज वो अपनी जो है अपील दर्ज करवा सकता है फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी के पास, और फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी के पास भी फिर से 30 डेज ही होते हैं इस अपील को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। लेकिन अब अगर ड्यू टू सम अनफोर्सिन रीजंस या ड्यू टू सम जेन्युइन रीजंस विद इन 30 डेज वो रिप्लाई नहीं दे पाए, तो अप टू मैक्सिमम ऑफ 45 डेज तक उसे रिप्लाई देना ही देना है, और साथ में रिप्लाई के टाइम उसे ये भी लिखना है कि उसने ये 15 दिन एक्स्ट्रा क्यों लिए, वो रीजंस भी इन रिटर्न उसे जो है एप्लीकेंट को देने हैं, किसे, फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी को। आई होप आपको समझ आया होगा, पहले भी 30 डेज, रिप्लाई करने के लिए भी 30 डेज। ठीक है, तो उसके बाद अपील करने के लिए भी 30 डेज है, और फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी को भी 30 डेज ही मिलते हैं, जो एक्सटेंडेबल है 45 डेज तक अगर कुछ वैसे जेन्युइन रीजंस या सर्कमस्टेंसेस अराइज होते हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ रिप्लाई उस फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी को जो है ये मेंशन करना है कि उसने 15 दिन ज्यादा क्यों लिए। ठीक, अगर अब इस फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी के डिसीजन से भी ये बंदा जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो वो अपनी सेकंड अपील जो है वो दर्ज करा सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया, ये सेकंड अपील वो कहां दर्ज कराएगा, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, एज द केस में भी, विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट अपील ऑर्डर और डिसीजन। यानी फर्स्ट अपील का जो उसको रिप्लाई मिला, जिस दिन से उसने वो रिप्लाई रिसीव किया, यानी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ दैट रिप्लाई, उस डेट से विद इन 90 डेज वो जो है अपनी सेकंड अपील दर्ज करवा सकता है अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। और ये सेकंड अपील कहां उसे करनी है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, एज द केस मे बी। ठीक है, और उनके पास फिर कोई प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट नहीं रखी गई है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन को कि वो कितने टाइम में डिस्पोज करें, बट एज सुन एज जितना उन तक हो सकता है उतनी जल्दी वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे जो है, अब जब वो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास गई, तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को जो है हर हाल में जो है उस जो भी पार्टी है, जैसे कि सेकंड पार्टी है, थर्ड पार्टी है, जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है उनको सुनना पड़ता है। ठीक है, यानी कि एप्लीकेंट की तो वो एप्लीकेशन ले ही रहे हैं, तो उसको क्या करना है, उन्हें जो है डिपार्टमेंट की तरफ से भी बंदे को बुलाना है और उसे सुनना है, और अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुई तो उस थर्ड पार्टी को भी बुलाना है और उसको भी बराबर मौका देना है सुनने का। ठीक है, तो टाइम फ्रेम यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट में आपको बता देती हूँ फिर से कि 30 डेज पीआईओ के पास होते हैं रिप्लाई देने के लिए। अगर पीआईओ के पास जो है इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, जैसे मैंने पहले वीडियोस में बताया, उसे दूसरे पीआईओ के पास इस एप्लीकेशन को रेफर करना है, तो 5 दिन उन्हें जो है दिए जाते हैं इस चीज के लिए। ठीक, अगर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो तो 5 दिनों के अंदर अंदर थर्ड पार्टी को जो है इन्फॉर्म करना है कि हाँ जी ऐसा आया है। उस थर्ड पार्टी के पास 10 दिन होते हैं कि वो अपनी रिप्रेजेंटेशन पीआईओ तक पहुंचाएं। ठीक, पीआईओ को जो है अब टोटल रिप्लाई देने के लिए अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो तो अपने 30 डेज तो है ही, लेकिन 10 डेज जो उसने थर्ड पार्टी को दिए वो भी एड अप होते हैं, यानी ओवरऑल 40 डेज उसे मिलते हैं। फर्स्ट अपील के लिए 30 डेज
ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पीआईओज रिप्लाई, यानी जब पीआईओ का रिप्लाई मिला उससे 30 डेज काउंट कीजिए, विद इन दैट डेट फर्स्ट अपील जो है वो दर्ज की जा सकती है टू द नेक्स्ट हायर ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उस फर्स्ट अपील अथॉरिटी के पास भी 30 डेज होते हैं रिप्लाई देने के लिए, और वो मैक्सिमम 45 डेज ले सकता है अगर कुछ वैसे रीजंस अराइज हुए, लेकिन जब वो रिप्लाई दे तो उस टाइम पे उसे वो रीजंस बराबर देने इन राइटिंग। और सेकंड अपील के लिए 90 डेज आपके पास है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई ऑफ फर्स्ट अपील, ठीक है। और सेकंड अपील को डिसाइड करने के लिए कमीशन के पास कोई टाइम लिमिट नहीं रखी गई है, और मैं आपको बता दूं सेकंड अपील जो है वो इन्फॉर्मेशन कमीशन में करनी होती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सब तक ये कंटेंट पहुंच जाए। थैंक यू।